प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली फुर्सत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अव्ययी भाव समास में जो 16 प्रक्रम आप लोगों को बताए जा रहे थे जिनसे समास होता है, उन्हीं के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को ये देखिए अव्ययी भाव समास लिखा है। ठीक, अव्ययी भाव समास का 12वें नंबर का जो प्रक्रम है, यौग पद्य के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास का होना पाया जाता है। यौग पद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जाने तो यौग पद का मतलब होता है साथ होना। देखिए लिखा है साथ होना, अर्थात यौग पद के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, जैसे लिखा है चक्रेण युगपद सचक्रम। चक्रेण युगपद, ये देखिए युगपद के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास का होना पाया जाता है। तो लिखा है चक्रेण युगपद सचक्रम, अर्थात चक्र के साथ, और हर्षेण युगपद सहर्षम, हर्ष के साथ। मित्रों यहाँ पे ये जो स है, स का मतलब यहाँ पर साथ होना संबोधित किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो साथ का मतलब हो जाएगा साथ होना, और यौग पद मतलब होता है साथ में होना। तो यौग पद के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखिए लिखा है सादृश्यम। सादृश्य का मतलब होता है के जैसा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि जैसा था सादृश्य के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे सदृशः सख्या, सखी, यहाँ देखिए स मतलब भी साथ हो गया इधर के समान या साथ। तो कह रहे हैं सदृशः सख्या सखी, मित्र के जैसा, और सदृशः वर्णेन सवर्णम, वर्ण के साथ या वर्ण के जैसा। यहाँ आप जैसा भी लिख सकते हैं, वर्ण के जैसा। सदृशः वर्णेन सदृशः सख्या, ये जो सादृश्य के अर्थ में आता है, ध्यान दीजिएगा। अब 14वें नंबर पे देखिए लिखा है संपत्ति के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। संपत्ति के अर्थ में देखिए लिखा है छत्राणाम संपत्ति सछत्रम, अर्थात राजाओं की संपत्ति, राजाओं की संपत्ति। सछत्रम, स देखिए लिखा है छत्राणाम संपत्ति सछत्रम, राजाओं की संपत्ति। ये देखिए संपत्ति के अर्थ में, धन के अर्थ में आया है। फिर 15वें नंबर पे देखिए साकल्य संपूर्णता। साकल्य मतलब संपूर्णता होता है, के अर्थ में भी विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। लिखा है तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम, अर्थात तिनके को छोड़े बिना सब खा जाता है। 16वें नंबर का अंतिम देखिए है अंतवचन, अर्थात तक के अर्थ में भी विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे लिखा है अग्नि व, देखिए अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, ये देखिए अंतवचन, अंतवचन मतलब अंत तक। तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम मतलब स अग्नि, अग्नि ग्रंथ की समाप्ति तक पढ़ता है। बाल कांड पर्यंतम स बाल कांडम, अर्थात बाल कांड तक। मित्रों ये 16 धातुओं से युक्त 16 प्रकार की जो प्रक्रमों से आपको अव्ययी भाव समास से जोड़ा जा रहा था, ये पूरा हुआ। अब अव्ययी भाव समास से ये देखिए एक नए सूत्र से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं, जो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले खंड का 20वें नंबर का सूत्र है। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आता है, और यहाँ से परीक्षा में जरूर आता है प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान में बहुत ही रखना पड़ेगा। नदीभिष्ट सूत्र का नाम है, क्या नाम है? नदीभिष्ट सूत्र। ये नदीभिष्ट सूत्र 2:1:20 का सूत्र यह कहता है कि नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है। माने कहा जा रहा है कि नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होना वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आता है। माने कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा,
कि नदीवाची शब्द भी आए और संख्या भी रहे, नदीवाची शब्द भी आए और संख्या भी रहे, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिए लिखा है पंचानाम गंगा नाम समाहारः, अर्थात पंचगंगम, 5 गंगाओं का समूह। मित्रों आप यहाँ पर यह जानते रहिए कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 ये जो संख्यावाची शब्द होते हैं, जब किसी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं तो वहां पे द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सूत्र कहता है कि नदीभिः च, अर्थात संख्या के साथ साथ अगर किसी नदी का नाम जुड़ गया है तो वह कदापि द्विगु समास में न जाकर के बल्कि अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। तो वहां यहाँ पे देखिए लिखा है पहला उदाहरण में पंचानाम गंगानाम समाहारः पंचगंगम। मित्रों ध्यान समझिएगा, पंचगंगम 5 गंगा। अब ये देखिए 5 तो संख्यावाची है, लेकिन ये गंगा जो है ये नदी है, तो संख्या प्लस नदी, ये मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूं, संख्या प्लस नदी का अगर दोनों का सम्मिश्रण कहीं हो जाए तो वह द्विगु समास नहीं होगा बल्कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा देखिए द्वयो यमुनयो समाहारः द्वियमुनम, ये भी देखिए द्वि मतलब 2 और यमुना एक नदी है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास न होकर के नदीभिश्च सूत्र से किसमें चला गया? अव्ययी भाव समास में चला गया। और मित्रों देखिए आगे सप्तानाम नर्मदानाम समाहारः सप्त नर्मदम, अर्थात 7 नर्मदाओं का समूह। मित्रों आपको यह जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि नदीभिश्च सूत्र के अंतर्गत इनका जो है अव्ययी भाव समास हो रहा है, न कि द्विगु समास हो रहा है। मित्रों आप जान जाइए, जैसे लिखा है पंच, कहा गया पंचगंगम, किधर है ये देखिए पंचानाम गंगानाम समाहारः पंचगंगम। अगर यहाँ पर पंचगंगम की जगह अगर लिख दिया जाता पंचगवम, ये देखिए तो 5 गवम मतलब गायों का, गांव का, देखिए पंचगवम, तो यहाँ पे ये गवम जो है ये क्या है? नदी नहीं है बल्कि नाम है, तब यहाँ पर क्या हो जाता? द्विगु हो जाता। मित्रों ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर ये गवम न हो करके यहाँ पे गंगा लिख दिया गया तो नदीभिश्च सूत्र लगा और किसमें चला गया? अव्ययी भाव समास में। यह पूरे तीनों उदाहरण जो हैं 1, 2, तीनों उदाहरण किसमें चले गए? अव्ययी भाव समास में चले गए। किस सूत्र के अकॉर्डिंग? तो कहेंगे नदीभिश्च नामक सूत्र के अंतर्गत किस समास में गए? तो बताएंगे आप क्या? अव्ययी भाव समास की में चले गए। मित्रों अभी अव्ययी भाव समास आपका प्रक्रम खत्म नहीं हुआ है, अभी 3-4 सूत्र और बचे हैं महत्वपूर्ण सूत्र, उनको लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख कल प्रस्तुत होऊंगा। कल अव्ययी भाव समास खत्म हो जाएगा, फिर किसी दूसरे समास पर हम लोग जल्द से जल्द बढ़ेंगे। आप लोग तब तक इसे अच्छी तरह से अपना रिवीजन कर लीजिए।